डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल साइंस का एनटीए नेट द्वारा आयोजित दिसंबर 2018 का पेपर। और ये पेपर आपके आगामी नेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, जो आपके फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। जो स्टूडेंट्स पहली बार नेट की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए तो और बेहद इम्पॉर्टेंट है। वे कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अवश्य जाएं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस आपका पैटर्न सेम पैटर्न पर आधारित रहता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यूजीसी एनटीए द्वारा आयोजित नेट दिसंबर 2018 का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेशन तुरंत मिल सके। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करें। आइए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो डेविड स्टर्न ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की थी, वे कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन ए, व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। तो डेविड स्टर्न अपने इनपुट को 4 प्रकार में बांटता है, जो प्रयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी? ऑप्शन देखिए, राजस्थान, पेप्सू, आंध्र प्रदेश या मद्रास। तो इसका आंसर होगा पेप्सू यानी पंजाब। चूंकि आयोग इसका आंसर ऑप्शन डी माना है, परंतु इसका सही आंसर होगा पेप्सू पंजाब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। देखिए, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 यह प्रावधान करता है कि एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और अनुच्छेद 153 में यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, कथन और कारण से संबंधित है कि कथन है, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि पहला अनुच्छेद यही है भारतीय संविधान का, क्योंकि कथन आपका सही है। कारण देखिए, राज्यों का संघ शब्द का उपयोग उपराष्ट्रवाद की भावना को दबाने और देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। ये कथन भी सही है, इसका कारण भी सही है और इसका व्याख्या भी सही है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सीरियाई सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीरियाई सेना के लिए हिजबुल्लाह के समर्थन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में पुनः हस्तक्षेप किया। ऑप्शन बी, 2013 में दमास्कस में हुए सर्सी नर्व गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए मतदान किया था। या संयुक्त राष्ट्र संघ सीरिया के रासायनिक हथियारों के जखीरे को नष्ट करना चाहता था, परंतु उसे नष्ट करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई। ऑप्शन डी, अरब स्प्रिंग के बाद 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सीरिया में हस्तक्षेप किया। क्योंकि आपसे पूछा है कौन से कथन सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हीगल के राज्य के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन देखिए कि राज्य एक महासंस्थान है, सही है कथन, ये हीगल की उक्ति है। यह ईश्वर की पृथ्वी पर गति है, ये भी कथन सही है। यह अपने आप में साध्य है, ये कथन भी सही है, हीगल नहीं कहा है। यह किसी नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता, क्योंकि यह स्वयं नैतिकता का सृजन करता है, हीगल राज्य के बारे में ही कहता है, ये भी कथन भी सही है। इसलिए इसका आंसर आपका
ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। और इसकी पुस्तक का नाम आप ज़रूर याद कर लीजिए, फिलॉसफी ऑफ राइट और फिनोमोलॉजी ऑफ स्पीड और साइंस ऑफ लॉजिक। ये तीनों पुस्तकें इसकी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से यह किसका दृढ़ विश्वास था कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है? माइकल वॉल्जर, जॉन रॉल्स, आर डॉकिन या रॉबर्ट नॉजिक? तो चूंकि माइकल वॉल्जर ने कहा, माइकल वॉल्जर और माइकल सैंडल और मैकिंटायर आदि सभी क्या हैं, समुदायवादी चिंतक हैं। और वॉल्जर का पक्का मानना था कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है। सारे समुदायवादियों ने एक संप्रभुता यानी एकल संप्रभुता का विरोध किया है। इसका आंसर ऑप्शन ए माइकल वॉल्जर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा है कि हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना चाहिए? हमें भारत को सहयोग देने के लिए कड़ा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है, हालांकि हम पाकिस्तान में अपने मित्रों की अपेक्षा भी नहीं करनी है। किसने कहा? निकोलस बर्नस ने, हेनरी किसिंजर ने, या कॉलिन पॉवेल ने, या डेविड सी मलफोर्ड ने? तो ये प्रयुक्त कथन आपका कॉलिन पॉवेल का है। उनका ये मानना था कि भारत उभरती हुई विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके साथ अपने संबंध भी अच्छे करने हैं, और लेकिन पाकिस्तान में जो गैर राजनीतिक गतिविधियां थी उनको सपोर्ट भी करना जरूरी है ताकि उनका अपना जो स्वार्थ था हथियारों को जखीरा बेचने के लिए उसका तमाम फायदा अपने लाभ करने के लिए दोनों तरफ भी थे। लेकिन कॉलिन का मानना था कि भारत के साथ आप भारत को अनदेखा नहीं कर सकते और पाकिस्तान को अन्य गैर स्टेट जो नॉन स्टेट एक्टर्स उनको आप नाराज भी नहीं कर सकते। यही क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल किसने प्रतिपादित किया? हर्बर्ट साइमन, एल्टन मेयो, डी ऑसमन और एडवर्ड विन्नर? क्योंकि इसका आंसर होगा हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन आपके निर्णय निर्माण के लोक प्रशासन में सबसे बड़े या सबसे व्यवहारवादी या व्यवस्थित अध्ययन करता है। उन्होंने अपने मॉडल को परिसीमित तार्किकता या सीमित तार्किकता के मॉडल के रूप में प्रेरित किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। देखिए कथन और कारण है से संबंधित है ये। तो कथन है आपका, संघवाद का सार संस्थागत या संवैधानिक संरचना में नहीं अपितु स्वयं समाज में ही है। कारण क्या है कि गठबंधन सरकारें विजातीय समाज में सरकार का सर्वाधिक उपयुक्त रूप है। क्यों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं कि संघवाद का सार संस्थागत संवैधानिक संरचना में नहीं अपितु स्वयं समाज में ही है। कथन आपका सही है। और गठबंधन सरकारें विजातीय समाज में सरकार का सर्वाधिक प्रयुक्त रूप है। कथन तो दोनों सही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इस हिसाब से इसका आंसर आपका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रिक्ति पूर्व यानी प्रीएम्प्टिव रणनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह रणनीतिक युद्ध रुकने के लिए तैयार की गई थी, ये कथन आपका सही है। यह रणनीतिक सिंक चार्टर के अनुकूल है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन सी भी देख लीजिए, यह रणनीति किसी संभावित आक्रामक के बलवती होने से पूर्व आक्रमण का अनुमोदन करती है, सही भी है। और यह रणनीति दुर्जन शासन से मिलने वाली धमकी से संबंधित है। आगे सब सही है लेकिन ऑप्शन बी गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? हार्बर्ट मॉल्सन, एच जे लास्की है, हेराल्ड जे लास्की है, एफ.एम. मार्क्स, देखिए एफ.एम. मार्क्स है वो, एम.एफ. मार्क्स नहीं है, और रैमजे मेयो। तो इसका सही आंसर होगा हर्बर्ट मॉल्सन का मानना है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है। और ये आपका फेमस कोट है, ये आपका लगभग पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में पूछ ही लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13, 1998 में पोखरण में भारत के परमाणु विस्फोट के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया हुई कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु परीक्षणों की भर्त्सना की? कथन एक आपका सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु विस्फोटकों की भर्त्सना करते हुए संकल्प पारित किया। ये कथन भी आपका सही है। अमेरिका तथा उसके सामरिक सहयोगी ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया। ये कथन भी सही है। अमेरिका के दबाव के बाद भारत अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुआ। ये ऑप्शन आपका गलत है। सॉरी, जब 1998 पोखरण में भारत परमाणु विस्फोट सफल हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन और ये भी कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने विस्फोटों की भर्त्सना करते हुए संकल्प पारित किया, कथन भी सही है। और अमेरिका और उसके सहयोग ने आर्थिक प्रतिबंध, ये कथन भी सही है। लेकिन ये कहना कि अमेरिका के दबाव उसने NPT पर साइन किया, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन 4 गलत होगा। इसलिए इसमें आपके सही होंगे ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण करने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी समिति की सहायता नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG यानी कैग द्वारा की जाती है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति और सरकारी आश्वासनों संबंधित समिति। तो इसमें उसका काम है कैग का, CAG का, कि वो एस्टिमेट कमेटी यानी प्राक्कलन समिति की सहायता करे और PAC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति की सहायता करे। पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्योंकि कार्यपालिका विधायी नियंत्रण करने के क्रम में प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा से होते हैं सदस्य, एवं लोक लेखा समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, प्राक्कलन समिति की सहायता आपकी कैग करती है। क्वेश्चन नंबर 15, कि रूसो की सामान्य इच्छा यानी जनरल विल का अर्थ क्या है? वास्तविक इच्छा, बहुसंख्यक इच्छा, यथार्थ इच्छा या इच्छाओं का सर्वयोग। तो उसकी जो जनरल विल है, समान इच्छा है, वो यथार्थ इच्छा है। क्योंकि रूसो प्रमुख संविधावादी दार्शनिकों में से एक है। उसने इच्छा को 2 भागों में बांटा, रियल विल, एक्चुअल विल। रियल विल यथार्थ इच्छा को उसने सामान्य इच्छा की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 16, जॉन रॉल्स के व्हील ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञान का पर्दा की धारणा का आशय निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं, कोई समाज में अपना स्थान नहीं जानता है, ये सही है। कोई अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक दर्जा नहीं जानता, ये भी सही है। कोई प्राकृतिक संपदाओं के वितरण में अपना भविष्य नहीं जानता, ये कथन भी सही है। क्योंकि ए गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसिलर पर महाभियोग चलाया जा सकता है, वहां पे ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत है। अमेरिकन कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को एक बार संदेश भेजा है, कई बार भेजा है, गलत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिविल सेवाओं और सरकारी एजेंसियों की प्रचालन की निगरानी करते हैं, ये कथन भी आपका सही है। इसलिए कथन ऑप्शन 2 और 4 सही होंगे। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल, गोर्बाचेव को CPSU का महासचिव नियुक्त किया जाना, ईरान में इस्लामिक क्रांति, या औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हेतु CSCE की बैठक। तो यहाँ देख लीजिए आंसर, न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल 1945 से 48 के बीच में हुआ।
ईरान में इस्लामिक क्रांति आपकी 1978-79 में हुई। गोर्बाचेव को सीपीएसयू का महासचिव 1985 में नियुक्त किया गया और औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति के हेतु सीएससी की बैठक 1992 में हुई। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। पहला ऑप्शन, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? पॉल एप्पलबी, एल.के. झा, एन. वोहरा या डी गोरवाला? तो सीएजी को समाप्त करने का सुझाव आपका पॉल एप्पलबी ने दिया। चूंकि अमेरिकी लोक प्रशासन चिंतक पॉल एप्पलबी ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद की समाप्ति का सुझाव दिया और चूंकि एप्पलबी सीएजी के कार्यप्रणाली के कड़े आलोचक थे, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति 3 स्तरों पर आंका जा सकता है। हमन और पावल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को 3 स्तरों पर आंका जा सकता है। वे कौन सी है, इसकी पहचान करना है। तो एक तो राजनीतिक व्यवस्था स्तर पर, प्रक्रिया स्तर पर और नीति स्तर पर, यानी पॉलिटिकल सिस्टम लेवल, द प्रोसेस लेवल और द पॉलिसी लेवल। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों से है? रॉबर्ट ए डहल, डेविड स्टन, आर्थर बेंटले या गैब्रियल आमंड? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, डेविड स्टन सही होगा। क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता एवं राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत आगत निर्गत प्रणाली के प्रतिपादक डेविड स्टन का मानना है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन से है। क्योंकि डेविड स्टन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार दोनों के प्रणेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अमेरिका में द बिल ऑफ राइट्स यानी पहले 10 संशोधन में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कि सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्र वाद सुनवाई का अधिकार, अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। चूंकि 25 सितंबर 1789 को अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स पहले 10 संशोधनों द्वारा शामिल किए गए। इसमें अन्य बातों के साथ साथ अमेरिकी नागरिकों को सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्र वाद सुनवाई का अधिकार एवं अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 23। जनवरी 2002 में निम्नलिखित में से किन देशों को अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी एक्सिस ऑफ एविल के रूप में वर्णित किया गया था? तो अमेरिका द्वारा 2002 में जो आपके जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे, उन्होंने उत्तरी कोरिया, ईरान और इराक को दुष्ट ध्रुव या दुष्टता की धुरी की संज्ञा दी या उसका एक उपमा या विशेषण दिया। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से विकास प्रशासन के संबंध में कौन से कथन सही हैं? यह परिवर्तनमुखी है, चेंज ओरिएंटेड है, सही है। इसके उद्देश्य सरल है, यह गतिक एवं लचीला है और यह नए लक्ष्यों से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा यह चेंज ओरिएंटेड है। ये सरल आपका नहीं है, बड़ा अब आजकल वर्तमान में वेलफेयर स्टेट की वजह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, इस वजह से ये थोड़ा सा डिसमैच है। बाकी यह डायनेमिक और फ्लेक्सिबल यानी गतिशील और लचीला है, यह नए लक्ष्यों के कार्यों से संबंधित है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अमेरिकी सीनेट में राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है। एक ऑप्शन देखिए, कॉमन सभा में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशिष्ट शक्तियां हैं। ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा विधायी संबंध में शक्तियों के फैलाव पर आधारित है। ऑप्शन 4, अमेरिकन राष्ट्रपति कॉमन सभा को भंग कर सकता है। ये क्योंकि गलत है। और ब्रिटेन में कार्यपालिका विधायी संबंध शक्तियों के फैलाव पर आधारित है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
पहला और दूसरा। अमेरिकन सीनेट में राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है, जबकि कॉमन सभा में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशिष्ट शक्तियां हैं। कि ये आपको पता ही है कि सीनेट दुनिया का सर्वाधिक द्वितीय शक्तिशाली सदन है, सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है या उच्च सदन है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेरिका की कॉमन सभा की नीति के संबंध में सही नहीं है? ए, थामने के इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कूटनीति तथा सैन्य हस्तक्षेप का भी उपयोग किया गया। इस नीति का उद्देश्य केवल पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना था, या नीति का लक्ष्य सोवियत प्रभाव को थामना था, या अमेरिका ने विदेशी सहायता का उपयोग थामने के साधन के रूप में किया? तो इसका आंसर होगा इस नीति यानी थामने नीति का उद्देश्य केवल पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशिष्टता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं। कथन आपका सही है। सभी राजनीतिक संस्थाएं समान कार्य नहीं करती, ये गलत है। उनका मानना था कि सभी राजनीतिक संरचनाएं समान कार्य करती हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुप्रकारात्मक नहीं होती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि उनका मानना था कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं मल्टीफंक्शनल होती हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्थाएं हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, दो सूचियां उनको मैच करना है। वेलवेट क्रांति, ऑरेंज क्रांति, कावेसन क्रांति और अगस्त क्रांति। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपका एनटीए ने डिलीट कर दिया था, ऑप्शन थोड़ा डिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पंचायत की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है पंचायत की पदावधि उसके निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्षों तक की होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन गलत है। निर्वाचन की पदावधि उसके ग्राम पंचायत की बैठक के दिन से, न कि निर्वाचित होने की तारीख से। जब पहली बार ग्राम सभा बैठती है उस दिन से गिना जाता है, काउंट होता है। यदि यह पहले भंग हो जाती है तो चुनाव इसके भंग होने के 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए, ये कथन भी सही है, ऑप्शन 2 सही है। समय से पूर्व भंग होने के पश्चात गठित किसी पंचायत को नए सिरे से 5 वर्षों का कार्यकाल दिया जाएगा, ये गलत है, शेष कार्यकाल ही पूरा करने दिया जाता है। यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा, ये कथन भी सही है। इस हिसाब से आपका दूसरा और चौथा सही होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के अनुसार यदि पंचायत पहले भंग हो जाती है तो चुनाव इसके भंग होने के 6 माह के भीतर अवश्य हो जाने चाहिए। हालांकि यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी देखिए सूची है और उसको मैच करना है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है और इसका उसके अंगों से तुलना की है, तो वही आपको मैच करना है। तो अमात्य, सुहृद, दुर्ग, कोश, देखिए मैच कीजिए कि आपका अमात्य मानव शरीर की वो आंखों से तुलना करता है, उसका मानना है। कौटिल्य अपने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में अमाद राजा की आंखों से तुलना करता है, सुहृद कान से तुलना करता है, दुर्ग उसकी भुजाओं से तुलना करता है, कोश मुख से तुलना करता है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो उसका मंडल सिद्धांत, कितने उसमें राज्य हैं सॉरी, और उसके जो मंडल सिद्धांत है उसकी विदेश नीति है, इसमें कितने राज्य शामिल हैं, अपने इन राज्यों को लागू करने के कौन से तरीके हैं, वो 6 प्रकार के तरीके बताता है, वो भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार नेट में पूछा जा चुका है कि अंबेडकर की
जो किताबें हैं उनका प्रकाशन वर्ष के क्रम में करना है, और उनके द्वारा निर्मित जो पार्टियां हैं, दल जो बनाए गए, विभिन्न दल बनाए गए, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट द अनटचेबल्स जो है 1948 में लिखी गई। हुम वर द शूद्रास 1946 में लिखी गई। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपका 1936 की रचना है। ये बुद्धा एंड हिज धर्म, ये 1956 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं? यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। कथन सही है आपका। बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है, ये भी सही है। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है, ये सही है। 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। पहली परीक्षा 20 वर्ष में होती है, दूसरी 30 वर्ष में होती है, सही है। यानी चारों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33। सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था? एम.जे. मिलर, हैंस ब्लिक्स, एम. बोआजिजी या मोहम्मद महाबीर? इसका आंसर होगा हैंस ब्लिक्स, ऑप्शन बी। क्योंकि सद्दाम हुसैन जो आपके इराक के भूतपूर्व तानाशाह थे, उनका शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों को पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति हैंस ब्लिक्स को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34। ग्राम्सी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता, कथन सही है। वो सिविल सोसाइटी के ज़्यादा फोकस करता है ग्राम्सी। सिविल सोसाइटी आमतौर से निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। आधिपत्य के लिए यानी हेजमोनी के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है, ये कथन भी आपका सही है। और चौथा ऑप्शन देखिए, उन्होंने सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सोसाइटी शब्द हीगल से लिया, ये भी कथन सही है। इसका आंसर आपका ऑप्शन 1, 3 और 4, दूसरा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का भाग नहीं था? विकासात्मक सहायता के लिए समृद्ध राष्ट्रों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के 2% भाग का योगदान, अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन, पर्यावरणीय संपोषण सुनिश्चित करना या सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 2000 में सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य आपका ऑप्शन ए सही नहीं था कि सहायता के लिए विकसित राष्ट्रों द्वारा 2% भाग का अनुदान, बाकी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक या प्रशासनिक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है? टेरी, फॉलेट, मिलेट या मूने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एमपी फॉलेट। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस देश को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता। स्विट्जरलैंड और यूएसए, भारत और यूएसए, स्विट्जरलैंड, भारत और स्विट्जरलैंड, यूएसए और यूके। क्योंकि इसका आंसर तो स्विट्जरलैंड यूएसए है, ऑप्शन ए। बी नहीं है, क्योंकि उसमें भारत है, भारत में गहरी नागरिकता ही है। क्वेश्चन नंबर 38। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अति तथ्यात्मकतावाद। क्योंकि इसमें चारों विकल्प सही हैं और ये चारों विकल्प आपके डेविड स्टेन द्वारा बताए गए थे। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक संस्कृति के परिवर्ती एस.ई. फाइनर द्वारा सुझाए गए हैं? तो एस.ई. फाइनर द्वारा परिपक्व राजनीतिक संस्कृति
और विकसित राजनीतिक संस्कृति और निम्न राजनीतिक संस्कृति, ऐसी फाइनर द्वारा रह गए हैं। और इनकी एक पुस्तक का फेमस पुस्तक है मैन ऑन हॉर्सबैक। क्वेश्चन 40, मौलिक अधिकार राज्य की कृति को सीमित करता है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को कुछ कार्य करने का निर्देश देते हैं। ये कथन सही है आपका। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है, पूरी तरह तो नहीं, कुछ मामलों में नहीं है, इसलिए आपका बी नहीं होगा। यदि संविधान के भाग 4 में उद्धृत किसी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है तो यह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिकता से प्रतिरक्षित होगा। ये कथन भी सही है। और निर्देशक सिद्धांतों को विधान द्वारा लागू करना होता है, ये कथन भी सही है। इसलिए पहला, तीसरा, चौथा सही होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें एक तरफ प्रतिपादक है, उनके द्वारा दिया गया कंसेप्ट अवधारणा है, उसको मैच करना है। सैमुअल पी हटिंगटन यानी एस पी हटिंगटन ने राजनीतिक पॉलिटिकल डिके की बात की, यानी ए का तीसरा। रॉबर्ट ए डहल ने बहुतंत्रीय लोकतंत्र की बात की। केनेथ बॉल्डिंग ने राजनीतिक अनुरूपण का सिद्धांत दिया। फर्नांडो एच कार्डोसो का सिद्धांत संबंधित। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे? अनुच्छेद 142 या अनुच्छेद 144 या 139 या 141। तो आपका अनुच्छेद 144 में उपयुक्त कथन की व्यवस्था की गई है। देखिए, अनुच्छेद 144 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, उपनिवेशी शासन में निम्नलिखित में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता है? दल राज्य नौकरशाही, जाति नौकरशाही, शासक प्रभुत्व नौकरशाही या शासकीय नौकरशाही? तो उपनिवेशी शासन में शासकीय नौकरशाही पाया जाता है, ऑप्शन बी डी सही होगा। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती हैं? किसी विशेष स्थान का निवासी, वाद चलाने और परिवादी बनने का अधिकार, वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित हैं, किसी नागरिक के वंशज। तो प्रयुक्त चारों कथन सही हैं, मैच करना है आपको। एक तरफ बर्नार्ड है, फ्योल, कुलिक और टेरी। बर्नार्ड आपके कार्यकारी, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव से संबंधित हैं। फ्योल, हेनरी फ्योल आपके हेनरी फ्योल आपके प्रबंधन के सिद्धांत से संबंधित है। गुलिक आपके संगठन के आधार 4 पेज की बात करते हैं। टेरी डेलीगेशन से संबंधित है, यानी कि चेस्टर बर्नार्ड आपके फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव और हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन के सिद्धांत, गुलिक संगठन के आधार और टी डेलीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्योंकि कथन आपका क्वेश्चन ही अधूरा है, क्योंकि इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 कि एल्टन म्यो किससे संबंधित है? मानव प्रबंध सिद्धांत से संबंधित है एल्टन म्यो। हेनरी फ्योल आपके हेनरी फ्योल आपके संगठन का क्लासिकल थियरी से संबंधित है। और निकोलस हेनरी आपके न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित है। एक बार यहाँ देख लीजिए, एल्टन म्यो मानव संबंध, हेनरी फ्योल संगठन का क्लासिकल या शास्त्रीय सिद्धांत, निकोलस हेनरी नौ लोक प्रबंधन और W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ब्रिटिश सिविल
सर्विसेज के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की थी? इस एसिटन समिति, मैकग्रा समिति, फुल्टन समिति या मास्टरमैन समिति? तो फुल्टन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की सिविल सेवा में यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की सिफारिश की गई, यानी ऑप्शन सी फुल्टन कमेटी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदर्शवाद उदारवाद के साथ सह विस्तृत है। ये आपका पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन गलत लग रहा है, यही गलत होगा। आदर्शवादी उपागम में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर बल दिया जाता है, कथन सही है। आदर्शवादी उपागम का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार करना है, भी सही है। और आदर्शवाद अनिवार्यतः उदार अंतर्राष्ट्रवाद का एक परिवर्ती है, कथन सही है, जो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आज के सेट का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की है? जेम्स मैनर, ग्रैनविल ऑस्टिन, पीबी मेहता, नीरजा गोपाल जबाल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पीबी मेहता। तो चूंकि आपकी प्रसिद्ध भारतीय एकेडमिक प्रताप भानु मेहता ने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियां और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है। तो दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न था, क्योंकि हम 50 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं और इसी पेपर दिसंबर 2018 का पेपर अगले 50 प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए 50 क्वेश्चंस का हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको ज़रूर सॉल्व करें, वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए, एक बार नहीं है 2 बार देखिए, लेकिन आप एग्ज़ाम देने से पहले प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके अवश्य जाएं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।